देखिए स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये मैंने देखा कल सिलेबस में ये भी टॉपिक शामिल है। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा फिजिक्स सेकेंड ईयर के चैप्टर में है, जिसका एक टॉपिक एक्सरे प्रोडक्शन कल हमने डिस्कस किया है। हाइड्रोजन के एटम में अगर हम इस तरह से कर लें, ये न्यूक्लियस है, इट इज़ द फर्स्ट शेल, देन सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स्थ शेल। अगर हम ये शेल्स कंसिडर कर ले हाइड्रोजन के एटम में, यू मस्ट बी थिंकिंग के हाइड्रोजन के एटम में तो एक शेल है, ये 7 शेल्स फिर कहाँ से आ गए? एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही शेल है। सो आई एक्सप्लेन कि हम ये शेल्स क्या बता रहे हैं। ये हाइड्रोजन का एटम है, इसमें ये फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अगर हम किसी भी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन ले आए फर्स्ट शेल में, किसी भी हायर शेल से आप इलेक्ट्रॉन ले आए फर्स्ट शेल में, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे आते हैं, लाइट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है लाइट के फॉर्म में। तो जो लाइट रिलीज होगी उसको आप प्रिज्म में से पास करके उसका स्पेक्ट्रम हासिल करें, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलते हैं, उन स्पेक्ट्रल लाइंस को हम कहते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या है कि किसी भी हायर शेल से अगर आप फर्स्ट शेल में आते हैं, इलेक्ट्रॉन ले आते हैं फर्स्ट में, हायर से फर्स्ट में आप ले आते हैं, फोटोन रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगी फोटोन के फॉर्म में, और जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे लाइमन सीरीज कहते हैं। ये लाइंस अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है। ये जो लाइट रिलीज हो रही है, इट इज अल्ट्रा वायलेट लाइट। अभी आपको क्लियर होता जाएगा। अब सेकंड देखें, अगर हम किसी भी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन लेके आते सेकंड शेल में, किसी भी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन ले आके आते सेकंड शेल में, अगेन लाइट रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। अब इस लाइट को प्रिज्म में से पास करके इसके बिहाइंड स्क्रीन रखें, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस आपको दिखाई देंगी उसे बामर सीरीज कहते हैं। अब इस सीरीज को हम क्या कहते हैं? बामर सीरीज। आपने क्या किया, किसी भी हायर शेल से आप इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में ला रहे हैं, तो जो लाइट निकल रही है उसके स्पेक्ट्रल लाइंस आप कहलाएंगे बामर सीरीज। इसमें फर्स्ट 4 लाइंस विजिबल लाइट या विजिबल रीजन में होते हैं। सो यू कैन कंसिडर इट एज विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। लाइट इज विजिबल लाइट इन दिस केस। अगर हम नेक्स्ट इस तरह से कर लें, किसी भी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं थर्ड शेल में, तो एनर्जी रिलीज होगी लाइट के फॉर्म में। इस लाइट को प्रिज्म में से पास करके जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलेंगे उसे अब कहते हैं पैस्चन सीरीज। अब उसे कहते हैं पैस्चन सीरीज। आपने किसी भी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं थर्ड शेल में, तो जो लाइट रिलीज होती है उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे पैस्चन सीरीज कहते हैं। और यहाँ पर इंफ्रा रेड लाइट पर ये लाइट मुश्तमिल होती है, इट इज इंफ्रारेड। अगर आप किसी भी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं फोर्थ शेल में, तब अगेन एनर्जी रिलीज होगी लाइट के फॉर्म में। उस पर जो स्पेक्ट्रम बनेगा उस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। अब इसे ब्रैकेट सीरीज कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से फोर्थ शेल में ला रहे हैं, तो जो लाइट रिलीज होती है उसका स्पेक्ट्रम ब्रैकेट सीरीज कहलाता है। इट इज अगेन इन द फार इंफ्रारेड रीजन, फार इंफ्रारेड रीजन। इससे पहले इंफ्रारेड लाइट या फार इंफ्रारेड,
ये सारे के सारे वो इनविजिबल लाइट रेंजेस है। अगर आप किसी भी हायर शेल से, लास्ट केस, इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं फिफ्थ शेल में, अब जो लाइट रिलीज होगी उसका स्पेक्ट्रम अगर आप बना लें, उस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं फंड सीरीज। बाद लोग इसे पी फंड कहते हैं, पी साइलेंट, तो फंड सीरीज हम इसे कहते हैं। आप किसी भी हायर शेल से फिफ्थ शेल में इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं, तो जो लाइट रिलीज हो रही है उस लाइट का स्पेक्ट्रम कहलाएगा पी फंड सीरीज या फंड सीरीज, बेसिकली फंड ही कहते हैं। और ये भी फार इंफ्रारेड लाइट होगी, फार इंफ्रारेड लाइट। पहले आप यही पॉइंट्स देख ले, पर मैं इसका कंसेप्ट बताता हूँ एक्चुअल। आप किसी भी हायर शेल से फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ले आते हैं तो लाइट रिलीज होगी, उस लाइट का स्पेक्ट्रम कहलाता है लाइमन सीरीज। आप किसी भी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं सेकंड शेल में, लाइट रिलीज होगी, उस लाइट का स्पेक्ट्रम कहलाता है बामर सीरीज। आप किसी भी हायर शेल से थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, लाइट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगी, अब जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे पैशन सीरीज कहते हैं। आप किसी भी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में ले आए, अब जब लाइट या एनर्जी रिलीज होगी उसका स्पेक्ट्रम कहलाता है ब्रैकेट सीरीज। और फिफ्थ शेल में लेके आते हैं तो पी फंड सीरीज हम इसे कहते हैं, फंड सीरीज। हाइड्रोजन में तो मैंने बताया कि एक ही शेल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि फिफ्थ शेल, सिक्स्थ शेल। असल में शेल की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, शेल की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर हम कहते हैं कि सेकेंड शेल, तो असल में हम कहते हैं कि सेकेंड शेल वाले डिस्टेंस में, और आप इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल वाले डिस्टेंस में ले आते हैं तो क्या होगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल वाले डिस्टेंस में ले आते हैं तो क्या होगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल वाले डिस्टेंस में ले आते हैं तो क्या होगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल वाले डिस्टेंस में लेके आते हैं न्यूक्लियस से करीब तो क्या होगा। तो असल में ये शेल्स ये इमेजिनरी फिक्स्ड पोजीशंस या डिस्टेंसेस शो कर रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये कंसेप्ट इस तरह से है। बाकी जो स्पेक्ट्रम बनेगा हर एक केस में उसके हमने नाम रखे हैं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पैस्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज। और आपने याद रखना कि पहला अल्ट्रा वायलेट लाइट है, सेकंड विजिबल है किसी हद तक, थर्ड इंफ्रारेड, उसके बाद फार इंफ्रारेड लाइट पर ये लाइट मुश्तमिल होती है। न्यूक्लियर फिजिक्स में जो टॉपिक्स है वो पहले है रेडियो एक्टिव डिके या रेडियो एक्टिविटी। इससे क्वेश्चंस आते हैं। 1897 में हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की, हेनरी बेकरल ने, उसने ये देखा कि कुछ एलिमेंट्स स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस एमिट करते हैं, कुछ एलिमेंट्स स्पॉन्टेनियसली उनके न्यूक्लियस से रेडिएशंस एमिट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है यूरेनियम, इसके न्यूक्लियस से स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस एमिट होती हैं। किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस से स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस का एमिट होना इसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। बाद में ये देखा गया कि जो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर है उनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उनसे रेडिएशंस एमिट होते हैं। देखिए इसमें क्या कंसेप्ट है कि एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है तो वो रेडियो एक्टिव है। अगर एटॉमिक नंबर सपोज 50 है, 50 एटॉमिक नंबर है, Z मींस एटॉमिक नंबर, ए से मास नंबर शो करते हैं। अगर एटॉमिक नंबर 50 है इट मींस 50 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में मौजूद हैं, प्रोटॉन रिपेल्स प्रोटॉन। मगर जब तक एटॉमिक नंबर 81 या इससे कम है वो जो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्जन होती है वो इतनी होती है कि न्यूक्लियस उसको ओवरकम कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। मगर जैसे ही एटॉमिक नंबर 82 से बढ़ जाता है तो प्रोटॉन्स के दरमियान रिपल्जन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि न्यूक्लियस उस रिपल्जन को ओवरकम नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि
क्राउड बहुत बढ़ गया है। अब देखिए, अगर एक बस में जितना क्राउड की एक गुंजाइश है उससे ज़्यादा ओवरलोडेड हो और वो अनस्टेबल होने लगे, तो इस बस के इंस्टेबिलिटी को रोकने के लिए क्या हल है? एक ही हल है, कुछ लोगों को उतार दें। तो जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद 82 से बढ़ गई है और न्यूक्लियस अनस्टेबल होने लगा है, तो एक ही हल है। वो हल क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर से पार्टिकल्स को कुछ कम किया जाए। तो जब एटॉमिक नंबर 83 होगा, 84 होगा और न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, तो न्यूक्लियस आहिस्ता आहिस्ता इन साइड से पार्टिकल्स रिलीज करना शुरू कर देगा। वो जो पार्टिकल्स इन साइड से रिलीज होंगे वो असल में रेडिएशंस के फॉर्म में निकलेंगे। वो पार्टिकल्स अंदर से क्या आएंगे? अंदर से पार्टिकल्स आएंगे प्रोटॉन्स, अंदर से पार्टिकल्स आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे? न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से होते हैं? न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आई एक्सप्लेन हाउ। और अंदर से पार्टिकल्स आएंगे फोटॉन्स। तो ये जो पार्टिकल्स है ये निकलेंगे रेडिएशंस के फॉर्म में। तो जब न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो जाए, वो न्यूक्लियस प्रोटॉन टू प्रोटॉन रिपल्जन की वजह से अनस्टेबल होने लगे, तो न्यूक्लियस अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए कुछ पार्टिकल्स बाहर रिलीज करता है रेडिएशंस के फॉर्म में। इसका स्पॉन्टेनियसली पार्टिकल्स रेडिएशंस के फॉर्म में रिलीज करना, इसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होगा? ये न्यूक्लियस किसी स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये जो रेडिएशंस बाहर आ रही है न्यूक्लियस से, ये 3 तरह की है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, हमें रेडिएशंस 3 तरह के मिलते हैं। कुछ रेडिएशंस पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं, उन्हें बीटा रेस कहते हैं, उन पर नेगेटिव चार्ज होगा। कुछ रेडिएशंस नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं, उन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, उन्हें एल्फा रेस कहते हैं। सो कुछ रेडिएशन जो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे, डेफिनेटली उन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, उन्हें एल्फा रेस कहते हैं। कुछ रेडिएशंस जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उन पर नेगेटिव चार्ज होगा, उन्हें बीटा रेस कहते हैं। कुछ रेडिएशंस न पॉजिटिव और न ही नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता, उन्हें गैमा रेस कहते हैं। सो गैमा रेज आर न्यूट्रल, अल्फा रेज आर पॉजिटिव, बीटा रेज आर नेगेटिव। बाद में देखा गया कि अल्फा रेज दे रिजेंबल helium nuclei, they resemble helium nuclei. Alpha rays resemble helium nuclei. Let's discuss this point. What does it mean? So what we are saying is that alpha rays resemble helium nuclei. हीलियम एटम नहीं लिखा, हीलियम न्यूक्लियस लिखा है। देखिए ये हीलियम का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और ये इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये होगा हीलियम एटम। अगर आप इस एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दें, तो क्या रह जाएगा? आपके पास रह जाएगा हीलियम का न्यूक्लियस विथ 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स के जाने के बाद इस पर चार्ज क्या आएगा? एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए तो +2, चार्ज +2 होगा। बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने देखा कि जो अल्फा पॉजिटिव रेज है, अल्फा पॉजिटिव रेज के ऊपर चार्ज होता है +2 का, और मास होता है इसका 4। जब बोले कि मास क्या है? 4। चार्ज क्या है? +2। अल्फा रेस पर चार्ज डाई पॉजिटिव, अल्फा रेस का मास 4, बिल्कुल हीलियम के न्यूक्लियस की तरह अल्फा रेस बिहेव करते हैं। सो अल्फा रेस रिजेंबल हीलियम न्यूक्लियाई with a dye positive charge,
एंड अ मास इक्वल टू 4। फर्दर इसे इस तरह कंफर्म किया गया कि अगर अल्फा रेज मूव कर रहे हो, अल्फा रेज मूव कर रहे हो, तो ये अल्फा रेज जब दो इलेक्ट्रॉन्स पिक कर लेते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन्स पिक कर लेते हैं तो ये हीलियम के एटम्स बन जाते हैं। जब अल्फा रेज दो इलेक्ट्रॉन्स पिक कर लेंगे तो क्या बन जाएंगे? हीलियम के एटम्स बन जाएंगे। सो अल्फा रेज इन देयर डाई पॉजिटिव फॉर्म दे रिजेंबल हीलियम न्यूक्लियस। Beta rays, they resemble electrons with uni-negative charge. Beta rays resemble electrons with -1 charge. Beta rays पर -1 चार्ज होता है, they resemble electrons. Gamma rays पर कोई चार्ज नहीं होता, gamma rays resemble X rays. So gamma rays resemble X rays, beta rays resemble electrons, alpha rays resemble helium nuclei. जो टॉपिक इसमें एंट्री टेस्ट में ज़्यादा आता है वो है ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स। ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जब अल्फा रेज, बीटा रेज या गामा रेज एमिट करते हैं तो उनकी नेचर चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट अगर अल्फा रे रिलीज करें, इसे हम कहते हैं अल्फा डिके। एक एलिमेंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक्स, इसका एटॉमिक नंबर है Z, मास नंबर है A। ये एलिमेंट अगर एक अल्फा रे रिलीज करे, अल्फा रेज मीन्स चार्ज टू मास 4, तो जो डॉटर एलिमेंट बनेगा उसे हम Y से शो करते हैं। इस डॉटर एलिमेंट का मास नंबर कितना कम होगा? इसका मास नंबर बाय 4 कम होगा और उसका एटॉमिक नंबर बाय 2 कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए एक पेरेंट एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, मास नंबर 40 है, तो इसके डॉटर एलिमेंट का मास नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा अल्फा डिके के बाद, यानी अल्फा रे एमिट करने के बाद? इसका मास नंबर बन जाएगा 36, एटॉमिक नंबर बन जाएगा 18। इस तरह के सवाल आते हैं। तो जब एलिमेंट्स अल्फा, बीटा या गामा रे रिलीज करते हैं वो एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं। इनका चेंज होना कहलाता है ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो अल्फा डिके ये कि अगर एक एलिमेंट अल्फा पार्टिकल रिलीज करे, उसका मास नंबर कम होगा बाय 4, एटॉमिक नंबर कम होगा बाय 2, इसलिए कि उसने एक अल्फा रे रिलीज किया है। अल्फा रे रिलीज करने का मतलब ये है कि उसमें से 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स निकल चुके हैं। 2 प्रोटॉन्स के निकलने की वजह से एटॉमिक नंबर बाय 2 कम होगा। 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स के निकलने से मास नंबर बाय 4 कम होगा। सो डॉटर एलिमेंट Y से हम शो कर रहे हैं, X इज द पेरेंट एलिमेंट, और इस चेंज होने को हम कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन। अब एक इंटरेस्टिंग केस देखें, स्लाइटली कंफ्यूजिंग। अगर बीटा डिके हो, एक एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, तब इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या चेंज आएगा? इसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है। अगर ये एक बीटा पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन रिलीज करे तो एटॉमिक नंबर कम होना चाहिए ना, मगर आप पढ़ेंगे बुक में कि द एटॉमिक नंबर increases by 1, mass number remains the same, atomic number increases by 1, जो कि डिक्रीज होना चाहिए था, and mass number remains the same। हाँ,
ये कैसे होगा, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। एक एलिमेंट में सपोज इसका एटॉमिक नंबर 7 है, मास नंबर 14 है, इसका मतलब ये कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 प्रोटॉन्स हैं, 7 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। 14 मास नंबर का मतलब है न्यूक्लियस में 14 पार्टिकल्स, तो मास नंबर तो 14 हो गया। एटॉमिक नंबर 7 का मतलब है 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब भी एक बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन एमिट होना होता है, उस वक्त एक न्यूट्रॉन डिके होगा, कोई एक न्यूट्रॉन डिके होगा, स्प्लिट होगा। न्यूट्रॉन के अंदर क्या क्या मौजूद है, मैंने बताया था कि न्यूट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, न्यूट्रॉन के अंदर प्रोटॉन मौजूद है, न्यूट्रॉन कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कंटेन्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कंटेन्स अ पार्टिकल न्यूट्रिनो। तो जब ये न्यूट्रॉन स्प्लिट होगा, इसके स्प्लिट होने पर एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में ऐड होगा और इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा एज बीटा पार्टिकल। तो अगर आपसे कहा जाए कि अगर बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को रिजेंबल कर रही है तो न्यूक्लियस से निकल रहा है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से हैं? न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स के इनसाइड होते हैं। सो अ न्यूट्रॉन कंटेन्स प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूक्लियस में ऐड होगा, जब न्यूट्रॉन स्प्लिट होगा इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल के फॉर्म में निकल आएगा। सो इलेक्ट्रॉन क्या है? ये बीटा पार्टिकल है। अब इनिशियली एटॉमिक नंबर 7 था, अब एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर मेनली हम प्रोटॉन्स की तादाद से बताते हैं। पहले प्रोटॉन्स 7 थे, अब प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? अब प्रोटॉन्स 8 हो जाएंगे, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 8। मास नंबर तो कम होना चाहिए था, एक न्यूट्रॉन कम हुआ है, मास नंबर कम नहीं होगा, सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा? पहले 7 प्रोटॉन्स 7 न्यूट्रॉन्स थे, अब कंडीशन ये है, अब 8 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन होंगे। एक न्यूट्रॉन जो कम होगा उसकी बजाय एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा। अगेन मास नंबर कितना होगा? 14 ही होगा। तो जब किसी एलिमेंट में से बीटा पार्टिकल निकलता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 बिकॉज ऑफ एन एक्स्ट्रा प्रोटॉन बीइंग एडेड एंड द मास नंबर रिमेन्स द सेम। इसलिए कि अगर एक न्यूट्रॉन कम हो रहा है तो साथ एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, मास नंबर रिमेन्स द सेम। इसे आप दोबारा देख लीजिएगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 एंड मास नंबर रिमेन्स द सेम। जबकि अल्फा डिके में क्या था? एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। So here mass number decreases by 4. Atomic number decreases by 2. Last case, gamma decay. अगर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो, उससे गेमा रे निकल एमिट हो, तो क्या चेंज आएगा? सपोज एक एलिमेंट है अनस्टेबल, स्टार शोज अनस्टेबल यानी रेडियो एक्टिव है, इसके मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है, ये एक गेमा रे रिलीज कर रहा है। गेमा रे फोटोन has got no charge and no rest mass. Gamma ray is a photon, and photon has no charge and no rest mass. So when it is at rest, it has got no mass. तो जो डॉटर एलिमेंट इस वक्त बनेगा, एक एलिमेंट एक्स ने गेमा रे रिलीज किया है, जो डॉटर एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास नंबर सेम रहेगा, बस सिर्फ एक फ़र्क आएगा। वो फ़र्क ये होगा कि पहले अगर वो अनस्टेबल था, अब स्टेबल बन जाएगा। जब भी कोई एलिमेंट गेमा रे फोटोन एमिट करे, ना एटॉमिक नंबर चेंज होगा, ना मास नंबर चेंज होगा, बस वो एलिमेंट अनस्टेबल से स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। अगर एक एलिमेंट बीटा पार्टिकल एमिट करे, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, मास नंबर रिमेन्स द सेम। अगर एक एलिमेंट अल्फा डिके करे यानी अल्फा पार्टिकल एमिट करे, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2।
ये आपने समरी याद रखनी है इसमें. So you can take a break of 5 minutes, then I'll start physics first year, inshallah.
फिजिक्स फर्स्ट ईयर में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे वेव्स. हाउ डू वी डिफाइन वेव? सो व्हाट इज वेव? वेव को हम इस तरह डिफाइन करते हैं